अवार्ड्स में बिलीव तो करते हैं हम। हाँ। ओह, चॉकलेट हीरो। एक चीज जो मिकाल को ट्राई कर लेनी चाहिए। काल ने सब कुछ ही ट्राई कर लिया जिंदगी में। दूसरी शादी। वो ना कहने का आर्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली इन दिस फील्ड, हाँ, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। काश आप में होता तो आपकी टेलीफिल्म अभी सिनेमा में ना लगती। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। आपने काफी किया वैसे। वो लड़की वाला कैरेक्टर नहीं, मुझे लगा कि मैं नहीं सही लगूंगा करते हुए। मम्मी डैडी आप काफी कोजी लगेंगे। एक मेरी आदत जो मेरी बेगम को बहुत बुरी लगती है, मेरा कम एक्सप्रेसिव होना। ये ऐसी चीजें जो कि मैं सारा रोमांस स्क्रीन के लिए रखा हुआ है। स्क्रीन पे भी चलो डायरेक्टर निकालता है, मैं खुद दिल से थोड़ी निकालता हूँ। लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं लेकिन जो कि आपको खाने की कोशिश करते हैं, आपको कुत्ते की दुम। हेलो, आई एम जुनैद खान और आप मुझे बहुत जल्द देखेंगे एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट में। ख़वातीन, दिस इज एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट एंड ऑफ कोर्स एक और शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे करियर के अंदर, स्पेशली मेरे करियर के अंदर, बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दिया। लेट इट बी सिंगिंग, लेट इट बी एक्टिंग, या लेट इट बी जस्ट री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स। आज जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ वन ऑफ देम बिकॉज ही इज़ ऑलवेज री इन्वेंटेड हिमसेल्फ विद टाइम्स। He is one of the best rock vocalists Pakistan has ever produced. Acting में अभी तक इनको, I think he's very underrated. इनको अभी तक जो इनकी true potential वाला रोल है वो ऑफर नहीं हुआ. I think he's very film material. He's a great actor. He's a great friend. और आज स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं मेरे साथ बात करने और एक बड़े कड़वे सवाल का जवाब भी देने आए हैं. प्लीज वेलकम जुनैद खान. डायरी काफी भरी हुई है, मुझे लग रहा है काफी मादा इकट्ठा किया होता है भाई. आप समझ आई, मैं चाय के लिए आपको यह बुलाया है. ले. तो भाईजान, सबसे पहले वो आपकी एक फिल्म लगी है जिसमें आप भी नहीं गए सिनेमा में. व्हाट इज दिस? अपनी फिल्म को आपने और सनम ने प्रमोट नहीं किया. व्हाई? देखिए, वो फिल्म का नाम क्या है? हम तुम और वो. हम तुम और वो जिसने फिल्म लगाई है. वो एक्चुअली उसकी कहानी ये थी कि वो एक टेलीफिल्म के तौर पे साइन हुई थी. सो हमें जब कास्ट किया गया, मुझे रामना को, हमें कहा गया कि एक टेलीफिल्म है. वो आमना है, सन मैंने अभी सन्नम कह दिया. आमना इलियास. सो हमें टेलीफिल्म के लिए कास्ट किया गया था. 2-3 चीज़ें हम सोचते हैं जब हम एक चीज प्रोजेक्ट को साइन कर रहे होते हैं. क्या है उसकी स्क्रिप्ट, क्या है स्क्रिप्ट. मैंने देखी थी, स्क्रिप्ट वाज फाइन. ओके, फॉर अ टेलीफिल्म. स्क्रिप्ट वाज फाइन. डायरेक्टर कौन है? मुझे कहा कि जी ये नुमान खान डायरेक्ट करेंगे. मैंने कहा उन्होंने पिछली डायरेक्ट क्या किया है? उन्होंने कहा, बताया गया कि जी इन्होंने शेरदिल इन्होंने प्रोड्यूस की थी एंड उन्होंने कुछ पार्ट इसका डायरेक्ट भी किया था. मैंने शेरदिल के प्रोमोस देखे हुए थे. मैंने शेरदिल मिकाल वाली. सो मुझे था कि हाँ, ये फिल्म भी सही प्रोड्यूस हुई है, इसकी लुक भी सही आ रही है. अच्छा, तीसरा सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यार इसका डीओपी कौन है, बिकॉज वो प्रेजेंटेशन को हैंडल कर रहा होता है, फ्रेम्स को हैंडल कर रहा होता है. हाँ. मुझे इन्होंने कहा कि एक लाहौर का एक बहुत एक्सपीरियंस डीओपी है. मैंने उसका काम देखा. मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, ये अगर ये है फाइन. हीरोइन का उन्होंने कहा आमने वाले, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, फाइन. तो ये सब चीज़ें फाइनल थी. व्हेन आई रीच्ड ऑन सेट, तो जो कैमरामैन था वो एकदम वो चेंज हो चुका था. मैंने पूछा कि वो कैमरामैन का है? इसका जी वो ये था, फलाना था. वो बीमार हो गया, कुछ हो गया. सो जब अच्छा, उस वक्त मैंने इशू क्रिएट नहीं किया. मैंने कहा मैं सेट पे आ चुका हूँ, मैं ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद. मैं सोचा कि एक टेलीफिल्म है तो ठीक है, टेलीफिल्म में फिर भी टेक्निकल फ्लॉज ओवरलुक हो जाते हैं, भूल जाते हैं लोग. ऑडियंस भी थोड़ी लीनियंट होती है, क्योंकि ऑडियंस भी टेलीफिल्म के लिहाज से सोच रही थी कि ये टेक्निकली इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, और उसका रिपीट होता नहीं है. सो वो चली जाती है. सो वो जब बंदा शूट करा था, उसको लाइटिंग की सेंस नहीं, फ्रेमिंग की सेंस नहीं, कुछ नहीं. मैंने उससे भी कहा नुमान को कि यार ये आप जो भाईजान प्रोड्यूसर थे वो अब डायरेक्टर हो गए. हाँ. सो मैंने कहा थोड़ा ब्लंडर होने जा रहा है. उन्होंने कहा नहीं कि मैं मैनेज कर लूंगा. खैर, वही बात इवेंचुअली कि वो टेली फिल्म. और आपने कब शूट की थी ये साल हो गया इस बात को. ये रोल्ड. हाँ. और उसने एक साल में उसने लगाई नहीं टेलीफिल्म, लगाई नहीं. एक चैनल का नाम लिया था कि ट्रॉली इस चैनल के लिए जा रही है. सो हमने टेलीफिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सब कुछ के यू आर पेड फॉर अ टेलीफिल्म. बट रिसेंटली इनको ये किसी ने आइडिया दिया कि ये फिल्म पे चलनी चाहिए. मैंने उससे भी कंसर्न शो किया. मैंने कहा ये टेलीफिल्म है, ये उतनी टेक्निकली
उस तरह फिल्म पे नहीं जा सकती, तो आप इसको ना इस पे आपने उस फिल्म का पोस्टर देखा है? मैंने बिल्कुल देखा, और ये मेरी पहली कंसर्न था मेरा कि आप अगर इस प्रेजेंटेशन के साथ मार्केट में जाएंगे तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। पावर पॉइंट पे इससे ज्यादा अच्छा बन सकता है। एग्जैक्टली, अ 5-year-old कैन एक्चुअली मेक अ बेटर Exactly. पोस्टर। और उसकी पहली प्रेजेंटेशन थी, उसमें कोई अजीब सी टांग वाली तस्वीरें थी। Oh God. नहीं, so मुझे वो था कि यार ये आप I was being very nice to him because he's a very nice, he's a very gentle guy. So I was being very nice to him. He's like, don't do this because firstly आपकी हमारी डील हमारी टेलीफिल्म की हुई है, and secondly this is not suitable for a film. So अगर आपने करनी है फिल्म तो you just reinvest and plan for something bigger. आप दोबारा करें. So, well, he never listened and he was very confident about what he was doing. And मैं खुद बड़ा परेशान था. Me and Amna, we tried our level best के हम discourage कर सकें, but I think he still went on with it. And it's very unfair on हमारे पर as actors because हम सिनेमा में कोई चीज़ करते हुए बहुत ज़्यादा सोचते हैं. सिनेमा भाई हाथ काम पे जानते हैं कि आप भाई फिल्म बनाने लगे हैं तो. और as an artist हम perception building की गेम में तो हैं. प्लस मैंने जब भी आपसे बात की है, you've always like यार बट सब मैं I'm waiting for the right script, I'm waiting for the right script. Exactly, बिल्कुल. फिल्म इस तरह फिर कोई मतलब वो यही फिल्म बहुत बड़ा स्टेप है और इट्स मेक और ब्रेक फॉर यू. और आप अगर बड़ी बुरी प्रेजेंटेशन के साथ कोई अगर आपकी एक इमेज आ जाता है, आप, your perception goes down to the night. So well, look on the bright side. From here on, it's only up. way up. नहीं, अल्लाह माफ, मैं तो नहीं वो देखी फिल्म, मैं ना ही देखूंगा because I think it's very unfair. Yeah, it's very मगर you have good representation, you have a good manager and everything all. उसके बावजूद इस तरह जब आप करते हैं तो इसका लीगल एक्शन क्या होते हैं? देखें, legally because as a producer may have a right to display the project in any form anywhere possible. उसके पास एक right होता है, लेकिन legally सेंसर बोर्ड जो है वही एक चीज़ को रोक सकता है. और सेंसर बोर्ड 2-3 कंडीशंस पे ही रोकते हैं, अनलेस कि कोई पाकिस्तान के इमेज को कोई या तो कोई चीज़ हर्ट कर रही हो या फिर. जुनैद, मैंने आपको कास्ट किया टेलीफिल्म के लिए और पैसे मैंने आपको टेलीफिल्म वाले दिए. हाँ, अगर मैं आपको फिल्म के लिए कास्ट करूँगा तो फिल्म के लिए फिर पैसे मिलेंगे ना. वो एग्जैक्टली. बट जो प्रोड्यूसर और जो एग्जिबिटर है, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा और प्रोड्यूसर का कॉन्ट्रैक्ट है. एग्जिबिटर और प्रोड्यूसर का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है. सो प्रोड्यूसर एग्जिबिटर को कोई भी चीज़ दे सकता है एग्जिबिट करने के लिए. ये मैं हूँ कि मैं लीगली एक डैमेजेस फाइल कर सकता हूँ ऑन द प्रोड्यूसर, बट लीगली आई कैन नॉट स्टॉप द थिंग फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेइंग इन सिनेमास. दैट्स व्हाई यू डिडंट प्रमोट इट आल्सो. या सो मैं इसलिए डिस्करेज कर रहा था और मैंने कहा भी कि यार ये नहीं होनी चाहिए. सो आई एम स्टिल फर्म ऑन माय स्टैंड, बट I don't know. नहीं, I think it's and I really and I know कि जितनी पूरी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ ही है, और जितने भी जानने वाले नहीं भी जानने वाले. Are you part of ACT? I'm part of ACT, but this is actually ये जो है ये प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है ये इशू उनके पास भी गया था और उन्होंने बहुत डिस्करेज किया. लेकिन भाईजान ने फिल्म लगा दी, लेकिन उन्होंने लगा दी. बट वही बात है कि एग्जिबिटर जो है वो उसको अगेंस्ट नहीं जा सकता बिकॉज लीगली दे कांट टेक अ स्टैंड. उनकी अपनी मर्जी है कि वो ना लगाएं, और बहुत से एग्जिबिटर्स ने लगाई भी नहीं. चलो खैर, वो भाईजान समझ रहे थे, उन्होंने लॉर्ड ऑफ द सिंध बना दिए. बंदा इंसान अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट वेल it's very unfair. खैर, your body of work is way stronger than that, don't worry about it. सिंगर, और ऑब्वियसली बात है मेरी आपसे पहली मुलाकात EP डेज, कॉल, और हमारा एक कॉमन लव फैक्टर जुल्फी. हमारे हमने शेयर किया है जुल्फी को बड़ा, काफी शेयर किया. कॉल व्हेन यू केम अबाउट, और एक वो उस टाइम पे एक होता था कि जी ऑल्टरनेटिव रॉक, और ये एक रॉक मूवमेंट लाहौर में अंडरग्राउंड बैंड्स की चल रही है. And they were like 3-4 bands जो कि top of their food chain पे थे, Call being one of them. और वो ग्राउल और वो लेके आना, but you were very shy. I remember स्टेज पे आके बस आप खुलते थे, उसके बाद एकदम खामोश और बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म के. How comfortable were you in those early days? कि अच्छा, because मैंने आपको उर्दू में जब गाते हुए सुना, मुझे स्पेशली सब भुला के जब आपने गाया था, that was when people started noticing you. उससे पहले जितना भी अंग्रेजी था वो एक स्पेसिफिक मम्मी डैडी उनके लिए था and all that. How comfortable were you with English music at that time? शुरू में क्योंकि हमने बहुत अंडरग्राउंड काफ़ी बजाया, तो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल थे. और
मैं वो पर्ल जैम और वो क्रीड, ब्रायन एडम्स, इस तरह की चीज़ें बहुत करता था. मगर were you doing it just to fit in, या you were actually wanted to sing? I actually wanted to sing this because as underground musicians we never really aimed at being commercial. हम तो कमर्शियल कभी सोचा भी, मैं तो कमर्शियल कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कमर्शियल हूँगा. इनिशियल डेज पे जब मैं म्यूजिक मुझ पे आया और being the quiet child, मुझे बस ये था कि मुझे स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म करना है, सिर्फ टू बी हर्ड in front of thousands of people. वो चीज़ थी जो कि मुझे इंस्पायर करती थी to hold the mic. That's it. फेम पॉपुलैरिटी कुछ था ही नहीं उस जमाने में, जो कि मैंने सोचा भी था, अभी भी नहीं सोचता. इसलिए मैं बहुत से डिसीजंस अभी भी फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट नहीं लेता, मैं वो बहुत क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट से ले रहा होता हूँ. सो मैं तो इसमें एक्सप्रेस करने ही आया था. और जब हमने शुरू किया म्यूजिक तो मैं बड़ा इंग्लिश ही बजाता था. मैं ब्रायन एडम्स बजाता था, मैं पर्ल जैम बजाता था, मैं क्रीड बजाता था. जुल्फी ने कब आपको डिस्कवर किया था? जुल्फी मुझे मिला था, मैं जानता था कुछ और लोगों को, और उनको ज़रूरत थी कॉल के वोकलिस्ट की, क्योंकि कॉल जुल्फी के भाई का बैंड था. खुरम भाई जब अमेरिका से वापस आए तो उनको कॉल दोबारा से शुरू करना था. और उसमें कॉल के प्रीवियस बैंड मेंबर्स थे एहसन फिदा वाज गिटार प्लेयर. जुल्फी उस वक्त बिल्कुल बैटल ऑफ द बैंड्स हो चुका था, तो ही वाज वेरी मच एंगेज्ड विद ईपी एट दैट पॉइंट. सो वो कॉल का पार्ट नहीं था उस तरह. लेकिन ये कि उनको वोकलिस्ट की ज़रूरत थी. So Ehsan actually contacted me through a common friend. क्योंकि एक word of mouth मेरा इंडस्ट्री में फैल गया था कि okay, this guy is new and he can sing. Good looking है यार, देखने में भी अच्छा है. उस ज़माने में तो चले, नहीं हाले भी है क्या यार, ठीक हो गया. हाले ठीक है. So वो था कि अच्छा ये वोकलिस्ट ये मार्केट में आया तो उसको एक्सप्लोर किया जाए. So I was लैंडलाइन का ज़माना था, लैंडलाइन में मुझे फ़ोन आया कि जी यार आप ये गाते हैं, तो आप क्या गाते हैं? मैंने कहा ये गाता हूँ. अच्छा आप डीप पर्पल गाते हैं? मैंने कहा डीप पर्पल, मैंने डीप पर्पल नहीं सुना हुआ. कहते हैं अच्छा सुन के. मैं कहा अच्छा सुन. मैंने डीप पर्पल सुना, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो मेरे से पुराना था, वो बहुत 70s और क्लासिक में चला गया था. सो मैं उस वक्त ज़रा बड़ा प्रोग्रेसिव अल्टरनेटिव की साइड में था, बड़ा कमर्शियल रॉक की तरफ था उस वक्त, लिंकन पार्क, क्रीड, पर्ल. सो मैंने जब वो सुना मुझे समझ नहीं आया, तो मैं जब गया तो मैं अपनी चीज़ें ही प्रिपेयर करके गया हुआ था. तो वहाँ पे खुरम भाई सारे बैठे हुए थे, जुल्फी बैठा हुआ था वहाँ पे, और डिसाइड किया आपको डीप पर्पल आता? मैंने कहा नहीं आता. फिर उन्होंने कहा क्या आता है आपको? मैंने कहा मुझे क्रीड आता है, या आउटसाइड स्टैंड आता है, मुझे हज़मा अच्छा आता है. ये आता है, चलिए आप वो सुना दें. अच्छा मैंने वो सुनाया तो फिर खुरम वाज लाइक कि भाई अब हमने करना ही है, अब तो हम क्लासिक हम छोड़ देते, हमने करना ही है. तो वहाँ से फिर कॉल शुरू हुआ. और फिर सुल्तान जो था वो जुल्फी का स्टूडेंट था, उसको एज हम बेस प्लेयर ले आए. एहसन और जो दूसरे गिटार प्लेयर्स थे वो दे डिडंट एग्री विद द मॉडर्न फिलॉसफी कि यार ये प्रोग्रेसिव अल्टरनेटिव में हमने नहीं करना, हमने क्लासिक रॉक में ही रहना. सो दे लेफ्ट. हाँ, बिकॉज फिर जुल्फी वाज द ड्राइविंग फोर्स. हाँ, आई थिंक उसने ही पूरा रीशेप कर दिया था उसको. हाँ. तो आई थिंक मे बी खुरम भाई डिसाइडेड कि यार हम इसको प्रोग्रेसिव रॉक में ही लेके चलेंगे. तो हम एहसन जो था ही लेफ्ट, और फिर मैं अपने साथ ले आया मेरे जो दो गिटारिस्ट से जिनके साथ मैं पहले बजा रहा था. दो भाई, 2 brothers, सनी और उस्मान, जिन्होंने कॉल की इनिशियली 70-80% गाने हमने कंपोज किए थे. ओके. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. कॉल ने अपना बड़ा टाइम ईपी की शैडो में गुजारा, क्योंकि ईपी और कॉल और जल, ये 3 बैंड्स का एक पैकेज चल रहा था, वो सारा कुछ, जिसकी वजह से ईपी, कॉल और जल के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शंस वगैरह होना शुरू हो गई. आई थिंक वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा था, बिकॉज जुल्फी एक तो टूल के साथ बड़े इंस्पायर्ड थे ना सारे. टूल जड़ा फुफा सी ना साडा. हाँ, जो ईपी था वो टूल परफेक्ट सर्कल इंस्पायर्ड था. जो वो यही तो था ना कि देखो वहाँ टूल है और एक परफेक्ट सर्कल है, तो जुल्फी ईपी है और जुल्फी कॉल है. और यहाँ कॉल, यहाँ पे से क्रीड वो चल रहा था, हमारा यहाँ पे क्रीड वर्जन चल रहा था जी. आई थिंक वो जो लास्ट ईयर्स मुझे याद है ना, आई थिंक वो दैट वाज द टाइम व्हेन आई लीस्ट एंजॉयड म्यूजिक, बिकॉज फॉर मी इट बिकेम सो रिडंडेंट कि वही हम लोग चीज़ कर रहे हैं और वही कर रहे हैं. और क्रिएटिवली आई फाउंड कॉल डूइंग मच बेटर.
उस टाइम में मुझे लगा था कि कॉल इज मेकिंग मोर, क्योंकि ना आपको नजर आ रहा था कि जुल्फी का ज्यादा इनपुट कॉल की तरफ जा रहा था एंड ऑल दैट. सो मेरे लिए वो टाइम बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था. ईपी में क्लैश भी बहुत बढ़ गया था, ऑफ कोर्स. सारी बात है यार, बढ़ गया जब देखें बढ़ना ही था जब आपने इतने और सारे वहाँ क्या कहते हैं 7-8 बंदे, एंड में हम 5-6 रह गए थे ऑल दैट. और जब म्यूजिक की बारी आती थी मुझे लग रहा था कि हम सब के ऊपर ना एक क्रिएटिव लॉक लग चुका था. दैट्स व्हाई जुल्फी वाज मेकिंग मोर क्रिएटिव म्यूजिक विद कॉल. फवाद वाज मोर कंफर्टेबल डूइंग हिज ओन थिंग इंडिपेंडेंटली, वो जो अपना स्टूडियो में कर रहा था. और मुझे रैप का मुझे वो ज़्यादा मज़ा आ रहा था. तो हम लोग सारे ना एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे थे. क्योंकि उस इक्वेशन में क्लैश बहुत होना शुरू हो गया था. आई थिंक विद कॉल थोड़ा फ्रीडम मुझे भी मिलता था, जुल्फी को भी मिलता था, बिकॉज वही बात, हम 3 लोग थे. सो हमें बहुत क्रिएटिव फ्रीडम बहुत मिला, एंड ऑफ कोर्स वी अलाइंड टुगेदर एट दैट पॉइंट. और जब ईपी में आई गेस वही बात है, हर बंदे का क्लैश होना शुरू हो गया था. और मुझे लगता है कि कॉल के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थी कि व्हेन ईपी एंडेड कॉल एकदम फ्लरिश हुआ, बिकॉज वो क्रिएटिवली वो एक उसको वहाँ वो फ्रीडम मिली कि अच्छा यार लेट्स कम अप विद. आई थिंक वही बाय एकदम हुआ. व्हाई? बिकॉज जो मेरे जो गिटारिस्ट थे उस्मान और सनी, at that point they had to relocate to a different city because of their jobs. तो उनको jobs के लिए move करना था दूसरे शहरों में. So they exited. वो exit हुए, and at that point simultaneously EP का बड़ा issue चल रहा था. So Zulfi also wanted to exit probably EP, and me and Khurram we all wanted decided to, because वही ना हमें लग रहा था कि यार ये खिचड़ी बन रही है. वो प्रायोरिटीज वगैरह शिफ्ट हो रही थी एंड ऑल दैट. सो आई थिंक मी एंड खुरम भाई डिसाइडेड कि यार हम जुल्फी को इधर ले आते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी एक बड़ा टेंशन क्रिएट हो रही है, एंड वी आल्सो नीड समबडी जो कि बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है. कॉल को तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, एंड कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द बैंड. सो हाउ केयरफुल वर यू के वो ईपी वाली टोन ना आए इधर, because that was a very unique, because वहाँ भी जुल्फी फवाद डिटर्मिन कर रहे थे साउंड को. हाँ. और यहाँ जुल्फी आके कॉल को रीशेप और डिटर्मिन कर रहा था. हाउ कंसर्न्ड वर यू? आई थिंक वो डायरेक्शन ऑलरेडी जुल्फी के पास थी इनिशियली, बिकॉज जब मैं आया कॉल में, सो मी बीइंग द वोकलिस्ट, वो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्रिएट कर रही थी. जो वॉइस है, ऑफ कोर्स मेरी आवाज़, योर वॉइस, फवाद की वॉइस पोल्स अपार्ट. सो वो एक ऑटोमेटिक डायरेक्शन डिफरेंट बन रही थी. एंड जुल्फी इज एक्चुअली अ वेरी सेंसिबल म्यूजिशियन. ही एक्चुअली could differentiate, and I made sure कि उस पॉइंट पे me and Zulfi also, he made sure कि हमारी sounds clash नहीं करें. So हम जब प्रोड्यूस भी कर रहे होते थे तो even from the starting from a basic drum sound, वो ड्रम साउंड भी हम करते थे कि यार इस ड्रम साउंड को ईपी से मैच नहीं करना चाहिए, उस गिटार साउंड को मैच नहीं करना चाहिए. हालांकि वकार वाज योर ड्रमर. I know, but हम आई थिंक कॉल की फर्स्ट एल्बम वाज लाइव नहीं थी, वो सीक्वेंस थी. तो जब सीक्वेंस की बारी भी आती थी तो कॉल की जो सीक्वेंस की जो किट की साउंड थी बड़ी डिफरेंट होती थी विद ईपीज साउंड. ईपी का भी ड्रम वाज सीक्वेंस्ड. हमारा सीक्वेंस था, हमारी एक वो जो टंग वाली टोन थी और कॉल की स्नेयर धम्प वाली थी. हाँ, सो वो डिफरेंस क्रिएट करते थे हम इन टर्म्स और अरेंजमेंट में भी. कॉल जो था वो थोड़ा सा, जब हम गाने बना रहे होते थे तो हम उसको एक रॉक का फॉर्म तो होता था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं बड़ा क्रीड और लिंकन पार्क वाली फिलॉसफी से आया था, तो मुझे होता था कि गाने बड़े क्रिस्प होने चाहिए, शॉर्ट, क्रिस्प, और वो एक मैसेज कन्वे करें और इसके बाद वो ख़त्म हो जाए. सो कॉल के गाने बट नेवर रिलीज लॉन्ग सॉन्ग्स, whereas EP had a different philosophy. EP की philosophy बड़ी टूल परफेक्ट सर्कल, बड़े लंबे और बड़े वो इस जोन में ले जाते थे. हाँ, वो there was more, especially side B was very theatrical. Exactly. So I think उस पे भी एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था. So I think we were very sensible enough to create that difference, जहाँ पे कॉल और EP कभी भी मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी क्लैश हुआ है. हाँ, कॉल एकदम एक अंडरग्राउंड बैंड से एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम में आने की बड़ी सक्सेसफुल उसकी अटैम्प्ट भी हुई, स्पेशली जब लारी छूटी आई और सब भुला के, और एकदम हम लोग देख रहे हैं कि जी वो अल्टरनेटिव रॉक से निकल के मेन स्ट्रीम उर्दू के अंदर एंड लव सॉन्ग्स की तरफ आना. वाज इट प्लान्ड या इट वाज नीड ऑफ द डे कि अच्छा हाँ यार चलो अब थोड़ा सा कमर्शियल करते हैं?
नहीं उर्दू का तो हमारा प्लान शुरू से ही था। आई थिंक जब कॉल दोबारा शुरू हुआ मेरे आने के बाद, सो हमारा विजन बहुत स्ट्रेट। मेरा और खुरम भाई का विजन था कि यार हम उसे डिसाइड कर रहे थे कि अच्छा हमने इसको नहीं, मगर जिला वतन इज अ वेरी एग्रेसिव सॉन्ग, ठीक है। हाँ मगर उसके बाद सब भुला के इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। इट्स नॉट इवन रॉक। बिल्कुल। आई थिंक वो हर जो मेटल बैंड होता है, और हमने भी देखा है, हर मेटल बैंड का एक बैलेड होता है। नहीं, मगर वो गूगू डॉल्स था पूरा, सब भुला के। आई नो, हाँ। सो वो एक था कि एक बैलेड था, और जब हम उसको कंपोज कर रहे थे तो यूर राइट कि हम थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा और कमर्शियल एस्पेक्ट में जा रहे थे। लाइक चूटी वाज अ डिफरेंट स्टोरी। सब बुला के बात करते हैं, सब बुला के वो स्टिल वो भी था कि हाँ ये एक बैलेड है, ये स्टिल थोड़ा सा ज्यादा कमर्शियल में हम जा रहे हैं। ओके। जो आप गूगू डॉल्स के आपने एग्जांपल दिया कि थोड़ा सा एक मेटल बैंड का एक रॉक बैलेड थोड़ा सा फर्क होता है, और एक बट सब बुला के वो स्लाइटली मोर कमर्शियल। या बिकॉज दैट वाज, अगर आप देखें ना उस टाइम पे जल, हाँ, बिकॉज जल एक ऐसा बैंड था, मतलब टू बी ऑनेस्ट, लेट्स कॉल स्पेड स्पेड, जल हमारे सबके बाद में आया और हम सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता। हाँ, मुझे वो चीज़ समझ आती कि हाँ यार, वी नीड अ सॉन्ग लाइक जल, ठीक है। बिकॉज एक आपके लिए स्टैंडर्ड बन रहा है, जल एक रोमांटिक सॉन्ग्स लेके आ रहा है और वो क्लिक हो रहे हैं, एंड सब बुला के बिकेम दैट सॉन्ग। हाँ, सब बुला के वाज एवरीवेयर। हाँ, सब बुला के वाज, आई मीन, या, सो वो कॉन्शियस चीज़ थी। और आई थिंक हर रॉक जो बैंड है वो एक बनाता है एक बैलेड किस्म का, और हमने जो कंपोज किया था तो हमने एज अ बैलेड ही कंपोज किया था इसको। किस पॉइंट पे जाके हुआ था कि अच्छा यार जरा थोड़ा सा मतलब गोइंग डाउन द लाइन, उसके बाद आप लोगों का भी थोड़ा सा आपस में मतलब क्रिएटिव, आई डोंट नो कि अगर कोई डिफरेंसेस वगैरह आए हों, बट यू गाइज weren't मेकिंग दैट मच म्यूजिक। आई थिंक वो पूरा एक इंडस्ट्री के ऊपर फेज आया था कि जब सारे ही एक दूसरे से आ गए एंड ऑल दैट। एट व्हाट पॉइंट डिड यू डिसाइडेड कि अच्छा मैंने अब एक्टिंग की तरफ आना है, म्यूजिक इज नॉट फुलफिलिंग मी? वो तब हुआ जब हम कॉल को हमने डिसबैंड किया था। आई थिंक उस पॉइंट पे कॉल को डिसबैंड जब हुआ था, हमारा जब इश्यूज क्रिएट हुए और हमने फिर इसको कहा हम एक ऑफ करते हैं इसको, तो आई थिंक मैं उसके ईपी वाले इश्यूज तो नहीं थे, उसके क्या इश्यूज थे? वो ऑलमोस्ट सिमिलर इश्यूज थे, ऑलमोस्ट सिमिलर इश्यूज ही थे। ऑफ कोर्स वही इश्यूज तभी होते हैं ना जब आप आर्टिस्ट जो है वो एक दूसरे की डोमेन में घुस रहे होते हैं। और उस घुसने के बड़े लॉजिकल रीजंस होते हैं। आई थिंक हर जो म्यूजिशियन है वो इस क्रिएटिव फील्ड में आता है इसी वजह से है, 2-3 वजह से आता है। या तो वो अपने आप को एक तो एक्सप्रेस करने के लिए आता है, या वो उस एक्सप्रेस करने के साथ साथ उसको रिटर्न भी चाहिए होता है, उसको अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है, उसको रिकग्निशन भी चाहिए होती है, एक फेम का एलिमेंट भी होता है, या फिर ऑफ कोर्स द मनी एलिमेंट। तो हर आर्टिस्ट को होता है कि किसी तरह मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ इंडिविजुअली भी। एक तो आप बैंड का मैसेज भी लेके चल रहे होते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअली भी आपके अंदर एक अर्ज होती है कि यार मुझे भी कोई सुने, मुझे भी रिकग्नाइज करे, मुझे भी अप्रिशिएट करे। और उसमें आप यू टेंड टू डाइव इनटू अदर पीपल्स, other band members' roles. It's very normal. It's very justified. I don't really blame people. क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट Now इंसान का because होता you're है। mature. हैं? मैंने कहा now because you're mature, Of मगर course. उस टाइम पे आप कहते थे यार तू गिटार बजाना है, तू गाना भी गा रहे, क्या मतलब इतना? Of course, exactly. Yeah. तो जब शुरू होते हैं तो आप बहुत ही ड्रिवन होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं, आप इनसिक्योर भी हो जाते हैं, और वो चीज़ जो है वो क्लैश क्रिएट करती है, और फिर आप फिर डिसबैंड हो जाते हैं। बट आई थिंक we took a break and then we came back 4-5 years के बाद। अपने डिफरेंसेस को हमने हम मैच्योर, हम बड़े हो गए थे, हम तो अपनी इनसिक्योरिटीज भी थोड़ी सी पीछे हट गई हमारी। एंड देन वी स्टार्टेड अनदर रन, हमने एक और रन शुरू किया, और हम फिर उसको हमने काफ़ी आई थिंक 5-6 years हमने उसको भी चलाया। बट देन ऑफ कोर्स नाउ अब क्योंकि वी आर इंडिविजुअली आर वेरी मच ऑक्यूपाइड विद आवर ओन क्रिएटिव आउटलेट्स। मैं टीवी में ऑक्यूपाई हो गया, जुल्फी being the ace producer, the mentor, he's actually single-handedly taken responsibility of the entire music industry of Pakistan. So he's taken a very big role and he's doing a phenomenal job with it. So हर बंदा अपने अब रोल्स में इतना गिर चुका है कि अब कॉल जो है थोड़ा सा भी वो But do you think call is outdated now? अगर because हम लोगों को अक्सर नहीं, हमेशा ही कहते हैं कि जी ईपी कब वापस आ रहे हैं। आई पर्सनली थिंक कि ईपी का टाइम एक था, लंघ गया, खैर है। अब अगर
या तो बहुत ज़्यादा पैसे दे, और अगर आपने वही आके पुराने गाने करने हैं तो इससे बेहतर है ना ही कुछ करें। नहीं देखिए, ये मुझे भी ख्याल आता है, लेकिन आई थिंक वही बात है कि हमारी जो अभी आप जुनून भी तो रीनाइट हुआ था ना, जुनून तो हमसे पुराना है। हाँ, मगर वही बात है ना, या तो फिर नई चीज़ करे ना कोई। अगर आपने रीयूनाइट होके वही चीज़ करके चले जाना है वापस, और फिर उसके बाद एक दूसरे को नहीं देखना। देखिए दुनिया में अक्सर बैंड्स आपको पता है करते हैं, वो 10-10 साल बाद टूर करते हैं। क्रीड अब एक टूर कर रहा है, डू थिंक कि उनको कोई सुनने नहीं आएगा? उनके भी अभी रीनेस फुल हो जाएंगे। अभी उनका टूर, अभी रियूनियन टूर अनाउंस हुआ है, और उनके 2-3-4 महीने उनकी बुकड हैं टूर। सो ये तो पूरी दुनिया में होता है, और ऑडियंस जो है वो आपकी है, जो हमारे टाइप की, जो हमारे फैंस थे, जो ऑडियंस थी, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। What was the golden period for Call in your sense? Was it the second run or the first? द फर्स्ट रन ऑफ कोर्स। फर्स्ट रन जो था वो सक्सेसफुल था, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हो रही थी, और म्यूजिकली पाकिस्तान का बड़ा अच्छा टाइम था वो। लाइव इवेंट्स का बहुत अच्छा टाइम था, और हम क्योंकि हम रॉक म्यूजिशियन थे, हमें तो चाहिए होता था लाइव इवेंट। हमें लाइव ऑडियंस चाहिए होती थी, और लाइव इवेंट्स बहुत खुल के हो रहे थे। बड़े बड़े लाइव इवेंट्स हो रहे थे, छोटे छोटे brands were investing in live events. We were touring all over the world. So as artist, पाकिस्तान का और पूरी कम्युनिटी का एक बहुत अच्छा टाइम था। इंडिया वाज ओपन, सो हमारे बहुत आर्टिस्ट जो थे वो इंडिया ट्रैवल करके जाते थे। हमने बहुत इंडिया ट्रैवल किया टू परफॉर्म। पाकिस्तान से बहुत बाहर ट्रैवल किया, अमेरिका टूर किया, दुबई टूर्स किए। सो म्यूजिकली दैट वाज द बेस्ट टाइम। हमने बहुत एंजॉय किया उसको। What do you think म्यूजिक आज कहाँ स्टैंड कर रहा है? राइट नाउ अभी एक बहुत अच्छे पॉइंट पे है। पाकिस्तान में जब स्पॉटिफाई आया वापस, तो एक पूरी दुनिया एक और खुल गई। जो म्यूजिशियन थे, जो कि घर बैठे हुए थे, वो म्यूजिशियन जो एक सिंगल कंप्यूटर पे बैठ के, घर में बैठ के म्यूजिक बना रहे थे, जिनको कोई आउटलेट नहीं मिल रहा था। रिकॉर्ड लेबल स्पेशली उस टाइम पे बड़ा होता था कि जी लेबल हमें चाहिए। हाँ, अब लेबल की जरूरत ही नहीं है। तो स्पॉटिफाई जब आया था, स्पॉटिफाई ने दुनिया खोल दी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि वो उनकी रीच बहुत है, और वो इजी क्लिक है। आप फ़ोन पे ठक आप देखें, सुने गाना, बंद करें, इजी सब्सक्रिप्शन, आप फ्री में सुन सकते हैं, और दुनिया की रीच है। और अब लोगों ने, अब बच्चे जो थे नए नए, बड़े यंग ब्लड, जो कि बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे थे, जो कि दब के बैठे हुए थे, वो सारे बाहर आ गए, और उन्हें चेंज कर दी, दुनिया चेंज कर दी पाकिस्तान की म्यूजिक की इंडस्ट्री की। मैं ये चीज़ मतलब मी बीइंग एन एक्टर ऑल्सो आई कैन रिलेट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जंप करना कई लोगों के लिए बड़ा ईजी होता है, कई लोगों के लिए इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई रिमेंबर द अर्ली टाइम्स व्हेन यू स्टार्टेड डैबलिंग एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग का कहाँ से पता लगा था कि अच्छा यार ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ, या वो भी एक्सीडेंटली था कि भाई किसी ने कहा हाँ यार कर ले ज़रा? मैंने एक्चुअली थिएटर कुछ किया हुआ था कॉलेज लाइफ में, और लेकिन उस तरह प्रोफेशनली नहीं किया था। आई रिमेंबर उस पॉइंट पे योर कंपनी वाज एट द टॉप, और हम थिएटर्स देखते थे जाके, वो हॉल नंबर 1 में, हॉल 2 में, बाहर में। गुल्स, हाँ, गर्ल्स एंड गाइज, किस तरह गुल्स करके था। सो वो एक बड़ा अच्छा टाइम था थिएटर का। सो मैंने थिएटर किया हुआ था कुछ पॉइंट पे, और आर्टिस्ट जो होता है वो कर रहा होता है, घुस रहा होता है इन दूसरी फील्ड्स में, इंटीग्रेशन कर रहा होता है कि अच्छा जी म्यूजिक है तो ये एक्टिंग है। सो ये कीड़ा होता है हर आर्टिस्ट के अंदर। सो मेरे अंदर भी था, एक्टिंग का था शुरू से, लेकिन उसने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था, बिकॉज आई वाज सो ऑक्यूपाइड विद कॉल एंड माय अदर एक्टिविटीज़, माय जॉब्स, माय स्टडीज। मुझे मिला ही नहीं मौका टीवी को एक्सप्लोर करने का। लेकिन आई थिंक वो एक पॉइंट आया जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे अपने आप को किस तरफ लेके जाना है। आई वॉज डूइंग 9 to 5 एज वेल एट दैट पॉइंट। म्यूजिक के साथ मैं 9 to 5 भी जगल कर रहा था। तो मुझे था कि अब मुझे अपने आप को इस फील्ड में लेके आना है, क्या करना है। सो मुझे उस वक्त एक्टिंग की ऑफर्स आ रही थी। मुझे याद है, मुझे पहली जो कॉल आई थी वो जवाद बशीर की आई थी, हमारे दोस्त जोधा भाई की। मुझे आई कॉल, मुझे कॉल आई, यस एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारी वीडियो मैंने देखी, हो जाने दे, और उसमें तुमने कहीं ना कहीं एक्टिंग तुमने की है, कहीं तुमने एक्सप्रेशन दिए है, मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन अच्छा लगा है, सो एक्टिंग करना चाहोगे? मैंने कहा किधर है, कहाँ शूट करना है? उन्होंने कहा लाहौर में शूट करेंगे। तो मैंने कहा तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी लाहौर में हूँ, तो हम लाहौर में शूट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो सिटकॉम था, ड्रामा था? सिटकॉम था वो। हाँ। तो मैंने कहा कैरेक्टर क्या है? उन्होंने कहा कैरेक्टर बिल्कुल आसान है, तुम्हारे टाइप के म्यूजिशियन का कैरेक्टर ही है, और म्यूजिशियन है, एक बैंड है, उसकी कहानी और छोटी मोटी हमारी वही चलते हैं उसमें, तो अच्छी लिखी हुई और मज़ेदार शूट करेंगे, लाहौर में शूट करेंगे, तो बता करना है। मैंने कहा ऑफ कोर्स कर लेते हैं।
मुझे तो था कन्वीनियंट बिकॉज म्यूजिशियन की कहानी थी और था भी लाहौर में शूट, मुझे कराची जाना भी नहीं था, तो मैंने कहा करते हैं। उस टाइम पे कराची में क्योंकि सिटकॉम का जो एरा था वो लाहौर से ही था, सारे आपके सिटकॉम्स लाहौर से बन रहे थे, जटन बॉन्ड यहाँ से आ रहा था, रबर बैंड, 3/3, शाशलिक वगैरह, ये सारे लाहौर का बड़ा एक मीडियम था। मगर ड्रामा वाज ऑलवेज कराची। हाँ, वो मैंने लाहौर में किया जवाद भाई के साथ, और वो एक एक्सपीरियंस था और मुझे काफ़ी सीखने को मिला बिकॉज मेरा पहला एक्सपीरियंस था। सो वहाँ से मैं हल्का ट्रेन हुआ, फिर मुझे जवाद भाई का उन्होंने मुझे एक और ऑफर कर दिया फॉर अनदर चैनल, और वो मैंने लाहौर में शूट किया। फिर मुझे कराची से ऑफर्स आ रही थी, मुझे कराची के प्रोडक्शन हाउसेस मुझे टैप कर रहे थे बिकॉज उनको तो ज़रूरत होती है नए टैलेंट की। सो मुझे कराची से ऑफर आ रही थी, बट मूविंग बिकॉज फॉर टू डू कराची आई हैड टू रियली रीलोकेट टू कराची। मैं लाहौर में रह के नहीं कर सकता था। सो आई हैड टू मेक अ डिसीजन एज टू कि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें पैक करके कराची मूव होना है। और उस टाइम पे ये कॉल की ब्रेक हो चुकी हुई थी। सो देन मुझे जब एक अच्छा सब्सटेंशियल स्क्रिप्ट ऑफर हुआ, पहले मैं थोड़ा सा मना कर रहा था, मैं डॉज कर रहा था, बट मुझे जब अच्छा स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो फिर आई एक्चुअली But you weren't married at that time, yeah? I actually was married. अच्छा, you were at that time. शादी मेरी हो चुकी थी, शादी was 2000। नहीं तो उसके बाद वो, क्योंकि वो फिर काफी बड़ी डिसीजन होती है कि जब आप रीलोकेट कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली साथ होती है। हाँ, 2010 में मेरी हो चुकी थी शादी, और वही बात है उसकी इमीडिएटली आई हैड टू, ये मुझे साल के अंदर ही ये डिसीजन लेना था मुझे। सो मेरे लिए वो था कि मुझे जाना है नहीं जाना। बिगेस्ट कंसर्न ये कि would I be accepted as an actor or not in Karachi? हाँ, because I think ये वाला जो टाइम था ना, ये हम सब के लिए बड़ा टफ था। म्यूजिक डाई डाउन हो रहा था। गौहर ऑल्सो केम इनटू एक्टिंग, मतलब फवाद, मैं तो चलो जी, हम लोग तो थिएटर की वजह से कर रहे थे, ऑल दैट, यू ऑल्सो, लॉट ऑफ, मतलब फरहान, लॉट ऑफ, सारे जो हमारे सिंगर्स थे, दे वर लाइक अच्छा यार एक्टिंग, क्योंकि म्यूजिक वाजंट डूइंग दैट। म्यूजिक एकदम बंद हो गया था, कॉन्सर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गए थे, और वो ये सारा हुआ था। सो या वो मुझे फिर वो डिसीजन लेना था मुझे कि क्या करना है इस वक्त। फिर मैं जब गया वहाँ पे और मैंने जब काम शुरू किया, I'm grateful to the people, the production houses in Karachi. I was well received, और जैसे जुल्फी was a very integral part आपकी म्यूजिक जर्नी के अंदर, एक्टिंग के अंदर कौन इंटेग्रल पार्ट रहा है? आई थिंक मैंने जो काम शुरू किया था, आई थिंक वही बात है, एक तो द फर्स्ट जवाद भाई, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही गेव मी दैट फर्स्ट किक। आई डोंट थिंक अगर ही वुड हैव आस्क्ड मी, मैं उस ब्रिज को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता। द टेस्टिंग ग्राउंड वाज लाहौर, जहाँ पे मुझे लाहौर में ही मुझे था कि अच्छा मुझे यहाँ पे मुझे इस फील्ड में आना है, और मुझे वहाँ मुझे आई गॉट अ ग्रेट टेस्टिंग ग्राउंड इनिशियली। एंड देन कराची में ऑफ कोर्स द फर्स्ट पीपल हु हायर्ड मी वर एमटी प्रोडक्शंस, हम टीवी का प्रोडक्शन हाउस, और उनको मैं अभी भी क्रेडिट देता हूँ बिकॉज दे वर द वंस हु insisted and pushed that I actually come to Karachi, and they actually had that trust in me. They had the eye. So I didn't trust myself at that point. मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, but उन्होंने करवाया मुझसे। Okay, let's talk about the acting life now. एक actor, you started as क्या कहते हैं, कॉमेडी के बाद ड्रामा के अंदर you got some very significant roles also. You as an actor, मुझे हमेशा, I always found you very underrated. I think you have very good potential. Your serious work is very good. And आपका अभी हाल ही में जो निजात एंड इससे पहले एक और आया था उसके साथ, हेरा के साथ कलंक था, I think those were like really good works. मतलब बड़े कमाल के, but you don't fall into that category of chocolate hero, जो एक हमारा नहीं होता कि जी chocolate hero. You came on the side of more of a dramatic side. Was it intentional कि मैंने dramatic side में करना है, या मैंने कभी chocolate hero की तरफ try भी नहीं किया? Actually वो underrated और जो overrated वाली बात जो है ना, वो इसलिए that term came from, why? Because जो overrated actor होता है वो he makes very sensible and smart professional decisions. He knows the art of selling the art. Because of course art का एक aspect तो है ना कि आप craft है, and we both know कि उसके अंदर टैलेंट से ज्यादा आपकी लुक्स बहुत मैटर करती हैं कि not just the looks.
बिल्कुल नहीं, एक्चुअली नो, लुक से ज़्यादा मैटर करता है द राइट डिसीजंस, जो सी वो एग्जैक्टली एज आई सेड अगेन, आर्ट जो है ना वो क्राफ्ट से ज़्यादा उसका जो परसेप्शन क्रिएशन का जो सेलिंग का पार्ट है, दैट इज एक्चुअली 70% ऑफ द जॉब. हाउ यू आप उस पैकेज को, उस आर्ट के पैकेज को कैसे पैकेज करके प्रेजेंट करते हैं, वो परसेप्शन क्या क्रिएट करते हैं, दैट इज एक्चुअली द बिजनेस. शोबिज एक्चुअली वो है. सो ओवररेटेड एक्टर वो होता है जो कि क्राफ्ट में तो होता है ठीक, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि वो उस क्राफ्ट को सेल कैसे कर रहा है, उस परसेप्शन को बना कैसे रहा है, उसको सेल कैसे कर रहा है. सेल वो तो नहीं कर रहा, सेल तो चैनल कर रहा है. नहीं, वो डिसीजन उसका भी होता है. चैनल का बस चले तो आपको हर चीज पे कास्ट कर ले, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो उस मामले में सेंसिबल होता है कि उसने क्या पिक एंड चूज करना है, और उसने कौन सी स्क्रिप्ट लेनी है, उसने कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना है, उसने कौन से एक्टर के साथ काम करना है. 90% लोग कहते हैं कि यार जो हम लोगों ने बेस्ट काम किया ना वो हमारा नोटिस ही नहीं होता, और कभी कभार ऐसा हिट हो जाता है कि मैं कहता हूँ यार ये हिट हो गया. ये मेरे और आपके जानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि यार अच्छा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हिट हो जाएगा. हिट में जरूरी नहीं है. इट्स अबाउट कि आपने कौन सी स्क्रिप्ट पकड़ी है. नहीं, ऑब्वियसली बात है, एवरीबॉडी वांट्स अ गुड स्क्रिप्ट. अक्सर स्क्रिप्ट्स और स्क्रिप्ट भी मतलब स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, एवरीथिंग, वो जब चीज़ हर चीज़ जो ए कैटेगरी की बात करते हैं ना, एवरीथिंग हैज टू बी ए कैटेगरी टू क्रिएट दैट परसेप्शन दैट यू आर ए कैटेगरी, एंड दैट वाज मेक्स यू एन ओवररेटेड एक्टर. अक्सर लोग कहते हैं यार ये एक्टर तो ठीक है, वो भी कुछ कैटेगरी के क्रिटिक्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये क्राफ्ट में इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये पॉपुलर बहुत है. लेकिन मेजॉरिटी जो ऑडियंस होती है वो उस एक्टर को बड़ा एक्टर ही समझ रही होती है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑडियंस कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये क्राफ्ट में अच्छा है, इसकी परसेप्शन बड़ी है. वो परसेप्शन से रिलेट करते हैं, जो ऑडियंस होती है वो परसेप्शन, एंड दैट्स द मेजर पार्ट. तो मैंने जिंदगी में कभी भी परसेप्शन क्रिएशन पे उस तरह फोकस ही नहीं किया, बिकॉज मैं बिजनेस साइड को कभी समझ के नहीं आया इस फील्ड में. मैं हमेशा एज एन आउटलेट लेके आया इस चीज़ को. सो मैंने म्यूजिक भी जब किया तो मैंने कभी भी बिजनेस साइड को समझ के नहीं किया कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये ब्रांड पिक करना है, मुझे ऐसे काम करना है, मुझे ये गाना नहीं गाना. नो, ये मेरी परसेप्शन के साइड नहीं बैठ रहा. सिमिलरली वो टेलीविजन भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा ये जो है ये मेरे फेम को सही नहीं है, ये साथ मेरे फेम के साथ ये फिर ये जो है ये मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना, बिकॉज ये दिस विल नॉट बी इन सिंक विद माय इमेज राइट नाउ. या ये जो है मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करने बिकॉज ये जो है ना मेरे फैन बेस को थोड़ा काटेगा, या मुझे इस वक्त सिर्फ रोमांटिक चॉकलेटी बॉय हीरो वाले काम करने हैं. मुझे पता है आप किसकी बात करें. No, majority, I think the majority actors who are successful right now, they do look at this कि यार मुझे, because at the end of the day it's all about perception creation. But how do you measure success? अब मैं देखें, हम लोग एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां अब आप पूरा पैटर्न उठा के देख लें, एंड दिस आई एम टेलिंग कि हम हर साल एक हीरो का आ रहा है. अभी मैं आपको एक सीरीज मतलब बताता हूँ. एक ईयर था इमरान अशरफ का, उसके बाद अहमद अली अकबर का आया, उसके बाद बिलाल अब्बास का आ गया. मतलब हर साल कोई ना कोई एक आ रहा है. ये नहीं अब चल रहा कि जी वो 5 साल की रेन आ गई है वो जी टॉप पे चल रहा है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बिकॉज वो फेम जो है वो उसको आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ता है. वो एक दफा नहीं है कि एक दफा आ गया तो वो रहेगा. हाँ, वही ना. वो आपको आपका ड्रामा हिट हो गया, अब वो पूरा सॉरी वहाज, ठीक है. हाँ. अब मैं वही बात करूं कि आप ये years इनको दे रहे हैं. हाँ. मगर आप वो चीज नहीं क्रिएट कर रहे जिस तरह होता था कि यार हम लोगों ने एक स्टार बनाया. वो जो स्टार का एरा था मेरा ख्याल है वो खत्म हो चुका हुआ है. हम लोग अब एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां अगर आज आपका ड्रामा हिट है बड़ी अच्छी बात है, कल को किसी और का ड्रामा हिट हो गया, आप पीछे चले गए, वो आ गया. नहीं, जितने भी स्टार्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उन स्टार्स ने दे मेड श्योर कि उनका अगले से एक चीज वो उस इमेज को, परसेप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो. उन्होंने कॉन्शियसली मेंटेन किया इस चीज को. आप करते हैं कॉन्शियसली इस चीज को? नहीं, एग्जैक्टली वही तो मैं बता रहा था कि मैंने कभी भी फोकस ही नहीं किया कि मेरा इमेज अब कहाँ जा रहा है. मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करने आया था, अपने आप को ट्रेन करने आया था, अपने आप को एक्सप्लोर करने आया था कि मैं क्या क्या कर सकता. मैंने हर किस्म की चीज़ की है. मैंने हर किस्म का कैरेक्टर किया. मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए, मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए, मैंने रोमांटिक कैरेक्टर्स भी किए, मैंने वो शेडी वाले कैरेक्टर्स भी किए, शेड्स वाले कैरेक्टर्स भी किए. मैंने हर किस्म का कैरेक्टर किया है. बट व्हाट्स योर कंफर्टेबल जोन, मतलब व्हाट्स योर लाइक, बिकॉज हम हर एक्टर का एक फोटे होता है. कोई एक्शन में बहुत अच्छा लगता है, कोई रोमांस में बहुत अच्छा लगता है. एंड द करियर दैट यू हैड, इट्स अ वेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल करियर. सो व्हाट्स योर गो टू कंफर्ट जोन कि हाँ दिस इज व्हाट एक्टर
I am. This is my strong point. मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं, चाहे वो कॉमेडी में भी की, मैंने हम तुम किया, कॉमेडी मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी काफ़ी, क्योंकि उस तरह को मज़ेदार स्क्रिप्ट्स नहीं आती थी, टेलीविज़न में कॉमेडी होती भी बहुत कम है, सिटकॉम्स बहुत कम बनते हैं, और रमज़ान एक वो है, रमज़ान का टाइम होता है जिसमें कोई कॉमेडी रिलेटेड कोई चीज़ बनती है. सो आई अटेम्प्टेड रमज़ान सीरियल लास्ट ईयर, और मुझे बहुत मज़ा आया करने में. मैं हूँ एक ज़रा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी, लेकिन जितने मेरे सर्कल के दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कोई इतना खामोश किस्म का आदमी नहीं हूँ. आई टेक टाइम टू ओपन अप, बट अंदर लाहौरी एक ह्यूमर है अंदर जो है, और वो मैंने सारा उसमें निकाला है उस ड्रामे में. सीरियस कैरेक्टर्स बहुत किए, एक्शन का मौका मिलता नहीं है, तो एक्शन मैंने अपनी म्यूज़िक वीडियोज़ में भी किए हैं. सो मुझे मैं तो वो नहीं समझता उस पॉइंट पे कि यार कोई एक, मैं अब इस पॉइंट में कि मुझे ये है तो मुझे सिर्फ यही करना है, क्योंकि मुझे इसी में ही अपने आप को, मुझे लगता है कि मुझे फैंस इसी में एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे कुछ और नहीं करना चाहिए, बिकॉज माई इमेज रिक्वायर्स मी ओनली डूइंग दिस. नहीं, मैं तो यहाँ पे सब कुछ करने आया हूँ. आई एम हियर टू वर्क विद एवरीबडी. आई डोंट रियली, पीपल एक्चुअली, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि ऑडियंस, हमारे एक्टर्स एक्चुअली दे मेक श्योर कि यार इस एक्टर के साथ मुझे काम नहीं करना बिकॉज इसकी परसेप्शन इसकी अच्छी नहीं है, सो इसके साथ मैं काम नहीं करूँगा बिकॉज इसकी परसेप्शन वो A-B-C कैटेगरी इज एक्चुअली अ थिंग इन द इंडस्ट्री एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. सो एक्टर्स एक्चुअली मेक श्योर कि यार C कैटेगरी एक्टर के साथ मैं काम नहीं करूँगा या B कैटेगरी के साथ नहीं करूँगा. कभी किसी ने आपको रिप्लेस किया इस तरह? आई एम श्योर हुआ होगा, आई एम श्योर हुआ होगा ऐसा, बिकॉज एक्चुअली मैंने कभी भी ये सोचा नहीं, बिकॉज मुझे बड़ा बुरा लगता था नहीं कि भाई कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो और बाद में पता लगा कि नहीं मुझे ऑफर हुआ. बिल्कुल ऐसा हुआ होगा. आई एम श्योर कि बहुत से एक्टर्स ने ये कहा होगा कि यार इसके साथ मैंने काम नहीं करना. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस. व्हाई? बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है, दे टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली. बिकॉज जितने भी जो एक्टर्स हैं जो ये कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि यार हमें किसी B कैटेगरी एक्टर के साथ काम नहीं करना, C कैटेगरी के साथ काम नहीं करना, इज वाई बिकॉज द ऑडियंस इज ड्राइविंग ऑल ऑफ दिस. मुझे भी याद है जब मैंने एक्टिंग शुरू की, एंड आई वॉज वर्किंग विद एवरीबडी, बिकॉज मुझे ये नहीं था कि अच्छा बिजनेस वाइज आई शुड बी एक्सक्लूसिव या बिजनेस वाइज मुझे कम काम करना है टू क्रिएट दैट, टू मेंटेन दैट स्पार्क. मुझे सिर्फ इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, मुझे इस एक्टर के साथ काम नहीं करना बिकॉज दैट्स ये B कैटेगरी का एक्टर है, मुझे इसके साथ इमेज मेरा टार्निश हो सकता है. मैंने इमेज पे फोकस ही नहीं किया. मैं तो ये था कि अच्छा ये अच्छा एक्टर है, ओके मुझे सीखने को बहुत मिलेगा, ये स्क्रिप्ट अच्छी है और इसका डायरेक्टर अगर नया है, ओके लेट्स सी, ये अगर डायरेक्टर अच्छा है और ये नया है, क्रिएटिव काम करे, व्हाई नॉट, लेट्स वर्क विद हिम. सो मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कोई परसेप्शन क्रिएशन के बिजनेस में हूँ. मैं तो एक्सप्रेशन के बिजनेस में था हमेशा से. बट ये है इंडस्ट्री का नॉर्म है, और क्योंकि ऑडियंस जो है वो ड्राइव करती है. मैंने शुरू में जब काम किया तो मुझे अक्सर लोगों के मैसेजेस आते थे कि यार आपने इस हीरोइन के साथ काम क्यों किया है. तो मेरा जवाब ये होता था कि यार ये अच्छी चीज़ है, गुड एक्ट्रेस, बट नहीं, शी इज़ नॉट पॉपुलर. तो मुझे था कि पॉपुलर नहीं है तो उसका क्या ताल्लुक है किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ. असल मसला ये है तो शोबिज़ ना, बट एग्जैक्टली शोबिज़. सो एग्जैक्टली इट्स बिजनेस, राइट. सो मुझे बहुत लेटर इन लाइफ ये पता चला कि ये बिजनेस की डायनामिक्स ये हैं. अब मैं तो सिर्फ काम करने के लिए आया था, मैं काम कर रहा हूँ अभी भी, बट वेरी लेटर तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब व्हाट्स योर नंबर वन प्रायोरिटी कोई भी प्रोजेक्ट चूज करने से पहले, बिकॉज ओवर द इयर्स यू वर्कड विद अ लॉट ऑफ, अब they become stars, मगर उस टाइम पे they were also struggling. You worked with some really talented women of the industry. मगर हिरा के साथ आपका बड़ा अच्छा रहा, और आपकी बड़ा जो सक्सेस आपके करियर में है वो हिरा के थ्रू आया. जिस तरह आप लोगों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, आई थिंक you've done 3-4 serials. 3-4 किए हमने. So what's your number one priority? Is it कि मेरी लीड में मेरे साथ कौन होगी, डायरेक्टर कौन होगा, प्रोडक्शन हाउस कौन होगा, स्क्रिप्ट क्या होगी, मतलब व्हाट्स योर नंबर वन? एग्जैक्टली फॉर मी एज एन आर्टिस्ट मुझे होता है कि पहले स्क्रिप्ट क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, मुझे करने को क्या मिलेगा. बिकॉज एज अगेन कि मैं क्योंकि अपने आप को एज एन क्रिएटिव फील्ड के हिसाब से लेता हूँ इस चीज़ को, सो मुझे क्या करने को मिलेगा, मुझे कैरेक्टर क्या करने को मिलेगा, कोई डिफरेंस है पिछली चीज़ से या मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, कोई चैलेंजिंग चीज़ है जो कि मैंने कभी नहीं की, कुछ ऐसी चीज़ जो यूनिक हो, डिफरेंट हो, जो कि शायद मैंने पहले टाइम नहीं की. क्रिएटिवली मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो कि ये मैंने पढ़ा नहीं है या इसको मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, इस आदमी के माइंडसेट को, ये कैसा है, तो फिर यस आई गेट इनटू इट. एंड डायरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज डायरेक्टर पूरे विजन को लेके चलता है और वो समझता है कि अच्छा पूरा विजन क्या चल रहा है, और वो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है, प्रोडक्शन को भी हैंडल कर रहा होता है, कास्ट को भी हैंडल कर रहा होता है. सो डायरेक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कास्ट इट्सेल्फ
हाँ मेहनती आर्टिस्ट हो, हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट हो, ऐसा आर्टिस्ट जो कि जिसके कोई इश्यूज ना हो. वो तो टेयर में आ रहे हैं ना, मगर नंबर वन फॉर यू इज ऑलवेज द स्क्रिप्ट. Number one has always been the script. हैव यू एवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन अ प्रोजेक्ट के अच्छा आई डोंट लाइक द स्क्रिप्ट मगर चलो ये हीरोइन अच्छी है, मैंने इसके साथ काम करना है. No, I don't think so. हम्म. नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा. ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ हीरोइन मैंने, बिकॉज अगेन मैंने बिजनेस के तौर पे लिया ही नहीं था इस चीज़ को. So, वो तब हो जब मैं बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हूँ और मैं कहूँ कि मुझे अच्छी हीरोइन के साथ ही आना है, चाहे बुरा कैरेक्टर भी क्यों ना हो. सो नहीं, I've never done that. मिकाल की अगर मैं एग्जांपल हूँ, मिकाल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ who has always reinvented himself. He's a businessman also. वो अपनी productions भी करता है, business ventures भी करता रहता है. Why haven't you done anything like that? Why haven't you started your own production? मैंने एक्चुअली बिल्कुल इस चीज़ पे फोकस किया है और किया हुआ भी है. मैंने शुरू किया है एज प्रोड्यूसिंग माई ओन वीडियोज़ अपना म्यूजिकली, क्योंकि मुझे था कि चलो इस तरह शुरू करते हैं टू एक्सप्लोर. एंड मैंने 2-3 म्यूजिक वीडियोज़ अपनी खुद प्रोड्यूस किए हैं. एक मैंने हीरा के साथ प्रोड्यूस की थी, याद आ, वो एक कॉन्सेप्ट था जो कि आई प्लान टू टेक फॉरवर्ड. Okay. और उसकी मैंने म्यूजिक वीडियो भी उसी तरह शूट की थी. सो आई एम गेटिंग ऑन दैट राउट. और probably और अब वो $1 million क्वेश्चन, फिल्म क्यों नहीं करे भाई? प्रोड्यूस फिल्म अपनी खुद क्यों नहीं बना रहे? खुद फिल्म बना या मतलब इट्स नॉट लाइक कि फिल्म ऑफर नहीं हुई, फिल्में ऑफर हुई हैं आपको. हाँ ऑफर हुई थी, लेकिन वही बात है कि फिल्म एक बड़ा ऑलवेज वेरी, मतलब मैंने जब भी आपसे बात की है ना, यू ऑलवेज बीन वेरी नहीं यार अभी नहीं, मैं मतलब करनी है, मगर आई नो. मैंने कभी वो नहीं सोचा था कि फिल्म फॉर द सेक ऑफ फिल्म करनी है, कि यार बस फिल्म में कुछ भी हो जाए बस फिल्म कर लूँगा मैं. नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा. मुझे था कि फिल्म क्योंकि बड़ी चीज़ है और बड़े पर्दे पे आनी है, इट हैज़ टू बी गुड. कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होना चाहिए, उसमें कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, मुझे कुछ करने का मौका मिलना चाहिए. ना मैं इसलिए फिल्म करूँगा बिकॉज हीरोइन अच्छी होगी, ना मैं इसलिए फिल्म करूँगा कि बस मुझे सिर्फ फिल्म के बड़े पर्दे पे कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आना. नहीं, मुझे फिल्म करनी है उसमें कुछ ना कुछ करने को हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और डिमांड उसकी ऐसी हो जहाँ मुझे कुछ चैलेंजिंग करने को मिले. तो मुझे हुई थी स्क्रिप्ट ऑफर, लेकिन कुछ मज़ेदार नहीं था उसमें. वो फिल्म आई, बनी भी और रिलीज़ भी हुई. फिर मुझे जब एक मैंने फिल्म की, वो इसलिए मैंने की थी बिकॉज उस फिल्म का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, उसकी स्क्रिप्ट ऐसी थी जो कि उसमें कॉमेडी भी थी, उसमें एक्शन भी था, उसमें रोमांस भी था, उसमें डांस भी था, उसमें गाने भी थे. तो मुझे था कि ओके ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो वो मैंने की. कहे दिल जिदर एक फिल्म थी जो कि मैंने की थी. और फिर उसके बाद फिल्म का टाइम ही इतना बुरा आ गया पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड ओवर. फिल्म थोड़ी सी बहुत पीछे चली गई है, और क्योंकि पाकिस्तान का फाइनेंशियल मॉडल फिल्म का इतना बुरा है जहाँ प्रोड्यूसर सर्वाइव ही नहीं कर सकता. जाहिर बात है यहाँ तो. सो वहाँ पे फिल्म बनती बहुत कम है. डू यू थिंक कि अगर कभी मौका मिले, कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो, यू विल टेक द प्रोड्यूसर्स हैट? बिल्कुल आई विल, लेकिन मैं तब करूँगा जब मुझे वाकई फील होगा कि आई एम एक्चुअली गिविंग समथिंग इन रिटर्न. एक प्रोड्यूसर अगर इन्वेस्ट करता है तो वो कम इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है इन अ फिल्म. आई वुड मेक श्योर कि ही गेट्स हिज रिटर्न बैक समहाउ. सो नहीं, वन टाइम अटेम्प्ट नहीं करें, बिकॉज अगर आप प्रोड्यूसर को मार देंगे, आप जो फाइनेंस कर रहा होगा उसको मार देंगे, तो फिर फिल्म कहाँ बनेगी. सो प्रोड्यूसर को हेल्दी होना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फिल्में अच्छी बनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहले मुझे ट्रेन होना है इस फील्ड में. मैं रैंडम कोई हाफ एफर्ट नहीं करूँगा. 20 साल हो गए हम लोगों को इस फील्ड में. अब कितना ट्रेन होना है बस. अब अब तो ट्रेन भी लग गई, बस भी लग गई, सारा कुछ लग गया. सो मैंने अभी म्यूजिक वीडियो की थी यादा, मैंने इसी पर्सपेक्टिव से की थी कि मैं अपने आप को इस चीज़ में थोड़ा ट्रेन करूँ. आपके करियर में कौन सा ऐसा डायरेक्टर आया जिससे आपने वाकई कुछ अपनी एक्टिंग को वो पॉलिश किया? मेरे 2 दोस्त हैं, वो डायरेक्टर, दोनों बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, दोनों सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं. दोनों से मैंने बहुत सीखा है, वजाहत हुसैन और दानिश नवाज. इन दोनों से मैंने बहुत सीखा, इन दोनों के काम से बहुत सीखा. दोनों बड़े डेडिकेटेड डायरेक्टर्स हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं. ये लोग बिजनेस को समझते भी हैं और ये ऑडियंस को भी समझते हैं. दैट इज़ वाई दे आर यूनिक, बोथ ऑफ देम, जिनके साथ मैंने काम किया अभी. और इनकी एग्जांपल मैं हर जगह देता हूँ कि इन दोनों का काम जो है वो आज सक्सेसफुल भी इसी वजह से, बिकॉज ये बिजनेस साइड और क्रिएटिव साइड और ऑडियंस को सब अच्छी तरह समझते हैं. एक बड़ी पॉलिटिक्स चलती है हमारे लाहौर वर्सेस कराची. और कराची के अंदर जो एक प्रोडक्शन हाउसेस का कट थ्रोट आपस में मुकाबला चल रहा है कि ये हमारे साथ है, ये उधर नहीं जाएगा, वो हमारे साथ उधर नहीं जाएगा. हाउ डू यू मैनेज दैट? बिकॉज
पार्टीबाजी तो है बहुत ज़्यादा। है लेकिन देखिए, अब एक बंदे का अगर किसी के साथ कंफर्ट जोन डेवलप्ड है तो आप कैसे कह सकते कि नहीं वो उसके साथ काम ना करें, क्योंकि इवेंचुअली आपने जब काम करना है तो आपको पीस ऑफ माइंड भी तो चाहिए काम करने में। ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे होते हैं, अगर आप देखते हैं कि यार ये एक्टर जो है ये इतना तंग करता है और इसका मेरे साथ मैं क्रिएटिवली मैं इसके साथ भी अलाइन नहीं हूँ, ये नखरे भी बहुत हैं जो भी हैं, तो इवेंचुअली आप उन्हीं के साथ जा रहे होते हैं जो कि जिनके साथ आपका मेंटली आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सो वो जो कहते हैं ना कि पार्टीबाजी हो जाती है, वो एक्चुअली देयर वो आपस में कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बन चुका होता है। चैनल भी कहता है ना कि जी आप हमारे एक ड्रामे के बाद आपने 2 हमारे करने हैं, और फिर आपने वहां नहीं जाना, क्योंकि वो भी बिजनेस देख रहा है ना, तो वो भी थोड़ा सेल्फिश हो जाता है कि यार तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो मैं क्यों तुम्हें कहीं और भेजूं। सो आई थिंक वही बात है, वो भी सेल्फिश होकर सोच रहा होता है। अवार्ड्स में बिलीव तो करते हैं आप? हाँ नहीं देखिए, अवार्ड शोज जो हैं, अब मैं ब्लेम नहीं करता किसी को भी, क्योंकि बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे, इट्स बिजनेस, और स्पॉन्सर ड्राइव कर रहा होता है हर चीज़ को। तो जब स्पॉन्सर ड्राइव करेगा तो स्पॉन्सर डिक्टेट भी करेगा, और आपको सुननी पड़ेगी बात। और स्पॉन्सर भी क्यों डिक्टेट कर रहा होता है, बिकॉज स्पॉन्सर को वो चाहिए जो कि ऑडियंस का फेवरेट है, तो इवेंचुअली ऑडियंस ड्राइव कर रही है इस चीज़ को। हाँ, फिर माइट एज वेल कॉल इट ना, कॉल अ स्पेड देन। फिर वो एक होता है व्यूअर चॉइस अवार्ड और एक होता है क्रिटिक अवार्ड। सो हाँ, आई नो, बट इवेंचुअली इट इज़ व्यूअर्स चॉइस। आप जो ऑडियंस को पसंद है आपने वही आपको सामने लेके आते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर भी उसी को चाह रहा होता है, और जो अवार्ड फंक्शन अरेंज कर रहा होता है उसने दोनों को खुश करना है, उसको ऑडियंस को भी खुश करना है, उसने चैनल को भी, उसने स्पॉन्सर को भी खुश करना है, वो भी बीच में फंसा होता है बेचारा। सो यस, हमारी ऑडियंस, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस जो है वो क्रिटिक और उसको आइडेंटिफाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये क्रिटिक ये क्रिटिकली बहुत अच्छा एक्टर है और ये पॉपुलर बहुत है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, बड़ी ब्लरी लाइन है ये। आई थिंक ऑडियंस हमारी को ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि अच्छा ये बहुत अच्छा एक्टर है, उससे दोनों ने खुश करना होता है ना, समझा करो। हाँ खैर, नन्हे मुन्ने से हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं। अच्छा ठीक है ना, आपने जवाब देना है तो दे, अच्छा नहीं देना तो हम आपसे निकलवा लेंगे, कोई अच्छा, जब पास नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक चीज जो हिरा को कम करनी चाहिए। कम करनी चाहिए? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत मेहनती है। अक्सर लोग उसको बोलते हैं कि यार इसको ये नहीं करना चाहिए या इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में उसने भी अपने आप को बड़ा इन्वेंट किया, री इन्वेंट किया, और वो कोशिश कर रही है। जो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एफर्ट कर रही है, मेहनत कर रही है। अगर किसी को लगता है कि शायद ये थोड़ा ज़्यादा कर रही है, ये ओवरडू कर रही है, आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट शी इज़ एक्चुअली वर्किंग हार्ड एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एक चीज़ जो मिकाल को ट्राई कर लेनी चाहिए। मिकाल ने सब कुछ ही ट्राई कर लिया ज़िंदगी में। शादी नहीं, पता नहीं, देखो कुछ लोग होते हैं जो कि ना वो अकेलेपन को इतना एंजॉय करते हैं कि वो फिर कहते हैं नहीं बस मैं कंफर्टेबल हो चुका। आई थिंक ही हैज रीच्ड दैट पॉइंट दैट ही इज वेरी एंजॉयिंग हिज सिंगल सेल्फ। क्या बात है, बस मुझे जाने दो, मैं खुश हूँ। अच्छा जी, एक चीज जो मैंने हिबा बुखारी से सीखी। हिबा बड़ी अच्छी, बहुत प्लेजेंट सी पर्सनैलिटी है, और हिबा का एक बड़ा अच्छा है कि जो ना है वो ना है और हाँ है वो हाँ है। ये चीज़ मेरे अंदर प्रॉब्लम है, वो जो होता है ना आर्ट ऑफ सेइंग नो, ये चीज़ मेरे अंदर एक वीकनेस थी। आई ऑलवेज आइडेंटिफाई दिस एज अ वीकनेस इन मी कि जब मैं मुरव्वत में आके ना बड़ी चीज़ों को कह भी देता था या किसी को ओब्लाइज भी कर दिया, अच्छा चलो ठीक है। वो ना कहने का आर्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली इन दिस फील्ड, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था शुरू काफ़ी हद तक। वो इसके अंदर है। She knows where to say no. में होता तो आपकी टेलीफिल्म भी सिनेमा में ना लगती। Exactly. अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। आपने काफी किया वैसे। लेकिन हाँ, आई थिंक हाँ, मैं कभी भी टीवी पे स्क्रीन पे वो लड़की वाला कैरेक्टर नहीं बनूंगा, लड़की नहीं बनूंगा। अच्छा, हाँ, मैं नहीं ख्याल, आई डोंट नो, मुझे लगा कि मैं नहीं सही लगूंगा करते हुए। नहीं, आप काफी खोजी लगेंगे। एग्जैक्टली, बड़ा सख्त मुंह वाली कुड़ी लगोगे। आज एक सलमान खान ने जिस पर किया था ना कैरेक्टर, बड़ा अजीब लगा था। अच्छा जी, एक चीज जो शायद कभी ट्राई कर लूं। नहीं, मैंने किया तो बाकी सब चीजें सब की हुई हैं, वही बात है, एक्शन, कॉमेडी, डांस, रोमांस, सब चीजें की हैं। ये चीज मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। हाँ, मगर एक चीज जो शायद कभी ट्राई करूं जिंदगी। और क्या रह गया ऐसा कुछ? नहीं भाई, इसके अलावा भी कुछ होती है जिंदगी, कुछ मतलब भाई कि मैं
बंजी जंपिंग कर लूं ओह, शायद, अच्छा, या नहीं, कभी नहीं। मैं एक घोड़े के ऊपर से कलाबाजी मार लूं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आई थिंक मैं इस मामले में ना बड़ा वो हूँ कि मुझे कोई जिंदगी में कोई थ्रिल की जरूरत नहीं है। नहीं है तो फिर नहीं क्या है। मतलब एक चीज शायद ट्राई करूं। नहीं है, मैं बड़ा फुलफिल्ड हूँ और लाइफ में, और मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी, तो मुझे नहीं करनी, मुझे जंपिंग नहीं करनी। नहीं वो ना कर, मतलब कोई हाँ। चीज तो क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा ये कभी ट्राई करूंगा। नहीं, जो चीज़ें मुझे नहीं करनी है ट्राई, वो मैंने वाकई नहीं करनी। मैं जंप ही नहीं करना चीज़ में, वो पता है आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करनी कभी। ठीक है भाई, नहीं मैंने करते, करनी। ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ऑकवर्ड सीन कब किया कि यार ये सीन बड़ा ही ऑकवर्ड हो रहा है। हाँ, एक सीन ऑकवर्ड हो रहा था। मुझे याद है कि मेरा शुरू का प्रोजेक्ट था, और महरीन जवार का प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क में हम शूट करें। महरीन वंडरफुल डायरेक्टर, और जो वासे ने लिखा हुआ था? नहीं, नहीं, मैरीन का कौन सा था वो? बताए जान है तो ये प्रोजेक्ट था। अच्छा, ओके। और उसमें एक सीन था जिसमें सनम सईद को जो है ना, मुझे एक ये करना है। हाँ, ओके, थप्पड़ लगाना है। तो अच्छा, मैं उस सीन को ना बड़ा देख रहा था कि जब मेरी नरेट कर रही थी, तो वो कह रही थी कि हम कोशिश करेंगे इसको सिंगल टेक करने की, और ये करेंगे, कोरियोग्राफ करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार ये तो बड़े एक एक्शन ओरिएंटेड सीन है। तो मैंने कहा ठीक है। महरीन कहती है कि तुम्हें सरम को असल में हिट करना है। अच्छा, मैंने कहा कि महरीन मैं नहीं करूँगा ये काम, बिकॉज मैं वैसे ही कभी नहीं किया, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, और मैं स्क्रीन पे ठीक है, बट लेकिन मैं नहीं उठाना चाह रहा। मैं क्यों उस पे हाथ उठाऊं, हम इसको चीट कर लेते हैं। लेकिन महरीन ने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ ये बहुत रियलिस्टिक लगे, और महरीन का स्टाइल भी बहुत बड़ा रियलिस्टिक किस्म का था, ड्रामेटिक नहीं था, बड़ी ऑर्गेनिक सा स्टाइल है महरीन का। सनम ने कहा कि नहीं, असल में मारो। अच्छा, मैंने कहा तो मैं बिल्कुल ही डॉज नहीं कर सकता इस चीज़ को, बिकॉज जब एक्ट्रेस भी ये कह रही है कि मुझे तुम असल में करो, तो मैंने, जब हम कोरियोग्राफ करे थे, तो मैंने उसको पहला जो अटेम्प्ट था मैंने उसमें उसको वहां पे उनको हंसी आ गई कि यार ये क्या है, ये तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने कहा थोड़ा सा लॉरी बार है। मैंने कहा थोड़ा एक नॉच बढ़ाता हूँ, और मैंने वाकई एक नॉच ही बढ़ाई, और वो वन टेक हमने किया, और उस पर मुझे इसको किया। मैंने पूछा बाद में, हाँ सनम तुम यू ओके है? सनम के थोड़ा सा हुई कि यार थोड़ा सा मैं हूँ, लेकिन हमें सीन अच्छा निकला है। तो बड़ा मैंने सॉरी किया, मैंने कहा सर आई एम रियली रियली सॉरी, बट आई नेवर वांट टू डू दिस, बट सो वो एक सीन था जो कि मुझे करना पड़ा। उसके बाद तो नहीं कभी थप्पड़ मारे किसी को? उसके बाद मैंने हमेशा हवा से गुजारे हैं। मैंने जो मुझे अब बोलता है मैं कहता हूँ देखें, ये आप ऐसे कैमरा यहाँ पे रखें, यहाँ रखें, शिराएं, आवाज लगाएं, पीछे आवाज लगाएं, ठा की आवाज लगाएं, आपको फील ही नहीं होगा कि थप्पड़ असल लगे नहीं है। करियर में बैड को स्टार्स को किस तरह अवॉइड करता हूँ? अच्छा, मेरी क्योंकि नेचर बड़ी वो है कि मैं एडजस्ट कर लेता हूँ लोगों के साथ। मैं बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं हूँ किसी एक्टर के साथ। कुछ होते हैं एक्टर जो कि बड़ा थ्रेटन फील करते हैं, और वो थ्रेट करते भी हैं, आपको ओवर शैडो करने की भी कोशिश करते हैं। अगेन फ्रॉम दैट बिजनेस स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू कि जी मुझे सीन में खाना है किसी को। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा मैं किसी को खाऊं सीन में। मैं हमेशा बड़ा आई मेक श्योर आई क्रिएट अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर माय को स्टार। मैं उसको पूछता भी हूँ पहले कि अच्छा, अगर इफ आई एम टचिंग यू, होल्डिंग योर हैंड, आर यू ओके विद दिस, फलाना, आई मेक श्योर दैट आई। सो मैं कभी भी मैं हमेशा कंसेंट लेता था एक्टर से। हाँ, लेकिन फिर कुछ तो होते हैं। लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं लेकिन जो कि आपको खाने की कोशिश करते हैं, आपको इंटिमिडेट करने की भी कोशिश करते हैं आपको सीन में। तो वहां पे जब कहीं आइडेंटिफाई कर हो जाए कि ये एक्टर ऐसा है, इट गेट्स वेरी अनोइंग। और आपको पता है कि काफ़ी एक्टर्स हैं ऐसे जो कि कहीं ना कहीं से ये फॉर्मूला लेके आए होते हैं ओल्ड स्कूल के, यार खाओ एक्टर को, तंग करो उसको सीन में। किस तरह अवॉइड करते फिर? मतलब मैंने ये भी देखा हुआ है कि यार उसका सीन शूट कर लो, मैं अपना वाला बाद में आके करवाऊंगा। हालांकि एक सीन में एक ही है। वो ये भी होता है कि जी जब आपका सोलो आया तो आपके सोलो पे हंस पड़े, ओहो, आपके सोलो पे खीखी करना शुरू कर दिया, आंखें करना शुरू कर दी, जैसे उनका सोलो आया तो एकदम सीरियस हो गया। सो ऐसा भी हुआ है। यू कांट अवॉइड दम।
You cannot, because they make sure कि they confuse you, they create issues. So उस वक्त आपको एक और ज़्यादा test of patience खवातीन होता है. और ज़्यादा खवातीन ये करती हैं. No. मर्द हजरात भी ये करते हैं. I think they make sure they test your patience, and that time वो आपको वाकई test of patience होता है, and you have to go through it. आपको कोशिश करते हैं कि इससे गुजर जाएं. या फिर एक पॉइंट ऐसा होता है कि अगर पहले आपको कास्टिंग में आपको पता चल जाए कि यार ये एक्टर हैं, तो यू टर्न टू से क्योंकि आप प्रोडक्शन हाउस को वार्न करते हैं कि यार यू श्योर यू ओके विद दिस, जैसे कि नहीं हम हैंडल कर लेंगे. कोई ऐसा स्टार है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते? यस. ओके गुड. हमें पता. मैंने कहा पूछ तो लूँ ना कब से. अच्छा जी, एक चीज जो मैं ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में चेंज करना चाहता हूँ. आई थिंक हम बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हैं, राइटफुली सो, बिकॉज हर बंदा बिजनेस पे फोकस्ड ही है, सबने पैसे कमाने हैं एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन हमें थोड़ा सा रिस्क लेना है और हमने कुछ बेहतर कंटेंट भी लोगों को देना है. हम ठीक है, रन ऑफ द मिल कंटेंट जो है वो तो हम बना ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, वो हिट भी बहुत होता है, सक्सेसफुली बहुत होता है. लेकिन हमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक लेवल पे आके भी लेके आनी है चीज़ें. कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं ऐसे, नो डाउट, बहुत एक दो स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि बनती हैं हर क्वार्टर में, जो कि इस तरह क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी होती हैं. लेकिन ये एक नॉर्म होना चाहिए कि हमें ज़्यादा बनानी चाहिए अच्छी स्क्रिप्ट. अच्छा हाँ, रेटिंग पे हर चीज़ रेटिंग नहीं होनी चाहिए. जाहिर बात है. एक ड्रामा जो काश मैंने किया होता. अब परिजात एक बहुत अच्छा ड्रामा था. ऑफर हुआ था आपको? नहीं मुझे नहीं. अच्छा. मुझे नहीं हुआ था, और वो बहुत अच्छा ड्रामा था. वो एक ऐसा ड्रामा था जो कि बहुत अच्छा लिखा हुआ था, और एज एन एक्टर वो हर एक्टर की ड्रीम है वो. हाँ, मार्जिन उसमें क्या वो ड्रीम है हर एक्टर की. अब मेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट बहुत कम मिलती हैं हमारे आर्टिस्ट को. मुझे मिली थी एक, ये मेरा दीवानापन है, और बाय फार मैं बाकी उसको आज तक चेरिश करता हूँ स्क्रिप्ट को, इस प्रोजेक्ट को, कि वो जो लिखा हुआ था, जो जितना मार्जिन था एज एन एक्टर, उस पर मुझे खेलने को जितना मार्जिन मिला, फ्रॉम यंग टू ओल्ड, वो मेरे लिए एज एक्टर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी. मुझे उसमें एक बच्चा भी बनना था, अर्ली 20s का, फिर मुझे अपनी एज का भी बनना था, मुझे बूढ़ा ही बनना था, मुझे बहुत हर किस्म के शेड्स थे उसके एक्टर में, और बड़ी मेल ओरिएंटेड मेल ड्रिवन स्क्रिप्ट थी. वो बहुत कम एक्टर्स को मिलती है टीवी में. सो यस, वो एक मैंने स्क्रिप्ट की थी जो मैं अभी भी आज भी याद करता हूँ. बट यस, परिजात वाज अ वंडरफुल स्क्रिप्ट एंड एनी एक्टर वुड हैव डाइड टू बी अ पार्ट ऑफ. एक को स्टार जिसके साथ मैं आंखें बंद करके काम कर लूं. एज अ को स्टार, एज अ फीमेल, Sajal and Yumna, I think, yeah. But why I say these two names, not just because they're popular, नहीं, ऐसी बात नहीं है. वो मैं बात करता हूँ ना मिक्स की ऑफ की, जो बिजनेस और क्रिएटिव दोनों को साथ लेके चलती है. These two actresses ये वो हैं जो कि अपनी, पहली बात है, अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छी हैं. ये हर किस्म का कैरेक्टर करती हैं और कन्विंसिंगली करती हैं. ये घुस जाती हैं कैरेक्टर के अंदर, और मैंने यमुना को भी देखा, मैंने सजल को भी देखा, ये कैरेक्टर में घुस जाती हैं और ये भूल जाती हैं कि इन्होंने खूबसूरत लगना है, इन्होंने जी अपनी वो एक इमेज को मेंटेन करना है. नहीं, ये कैरेक्टर में घुस के काम करती हैं, कन्विंसिंगली करती हैं, एंड दे ऑल्सो नो द बिजनेस साइड ऑफ इट अपनी उसमें. सो ये दो एक्टर्स हैं जो कि मैं वाकई अप्रिशिएट करता हूँ. पूरी इंडस्ट्री में मैंने बहुत से ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो कि गिव इन कर जाते हैं कि नहीं यार, मुझे अपनी इमेज पे रहना है, मुझे इससे ज़्यादा काम नहीं करना, मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा बिकॉज मुझे अपनी इमेज को मेंटेन करना है. ये दीज टू एक्टर्स, ये दे डाइव इनटू दोस कैरेक्टर्स, उन्होंने हर किस्म का कैरेक्टर किया. एक अपना प्ले जो मैं रीडू करना चाहूँ. मैंने जितने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, चाहे वो ये मेरा दीवानापन हो, बहुत अच्छा था, सुनियारा बहुत अच्छा था, खुदा और मोहब्बत बहुत अच्छा था, ये बिल्कुल बहुत अच्छे बने होते हैं. आई कैन थिंक ऑफ एन एंगल कि यार मैं शायद इसको बेहतर कर लेता. नो, दिस वेरी गुड प्रोजेक्ट्स. ओके. एक अपना गाना जो मैं फिर से गाना चाहूँगा. नहीं, आई थिंक जो कहानी, जो स्टोरी, जो एक उस पॉइंट पे आके आप बोल जाते हैं, आई थिंक वो उसका बेस्ट होता है. सब बोला के जब मैंने किया था, तो जब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शायद अब बेहतर गाता हूँ, तो नहीं, उस गाने का एक्सप्रेशन वही था जो सूटेबल था. मैं रीडू नहीं करना चाहूँगा. एक चीज़ मैंने जुल्फी से सीखी, पैशन यार, पैशन, डेडिकेशन, एंड ऑफ कोर्स अपडेटिंग योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ टाइम. जुल्फी जो है वो जितना डेडिकेटेड है और पैशनेट है, इमोशनल, ये हर चीज़ के लिए बारे में ना आपको थोड़ा इमोशनल होना पड़ता है. स्पेशली इस फील्ड में, आपको क्रिएटिव फील्ड में आपको इमोशनल होना पड़ता है. इमोशन के बगैर जो है ना, वो सब चीज़ें बड़ी ब्लैंड हो जाती हैं. वो जुल्फी जो है वो हर चीज़ को, जिस चीज़ में भी घुसता है, जिस गाने में भी घुसता है, वो बहुत इमोशनली होकर हैंडल करता है. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट हिम.
एक आदत जो है ना अल्ताफ को बदल लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा इमोशन ऐड करना है। आई थिंक शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, शी इज अ वंडरफुल परफॉर्मर, और बट मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होना चाहिए इसमें। शी इज टू नाइस, शी इज टू नाइस। एक मेरी आदत जो मेरी बेगम को बहुत बुरी लगती है, मेरा कम एक्सप्रेसिव होना। हाँ, ये ऐसी चीजें जो कि मैं सारा रोमांस स्क्रीन के लिए रखा हुआ है। स्क्रीन पे भी चलो डायरेक्टर निकालता है, मैं खुद दिल से थोड़ी निकालता हूँ। अच्छा जी, आप रियल लाइफ में स्टीवन सेगाल हैं? पत्थर नहीं, इतना हैं, पत्थर का नहीं हूँ रोमांटिक? मैं, अच्छा, पत्थर नहीं इतना है। पत्थर का नहीं हूँ हाँ, मैं, ठीक है, ठीक। लेकिन ये कि मैं डायरेक्टर की सुनता हूँ, और घर में तो डायरेक्टर बेगम ही होती है। लेकिन घर में आप अपने भी होते हैं, आप रिलैक्स भी होते हैं। हाँ। तो बीवी मुझे डायरेक्ट करने की कोशिश करती है कि आप थोड़ा सा रोमांस करें, एक्शन। हाय हाय, कैसे करूं, बताओ मुझे, मैं बताऊं मैं कैसे करूं। तो वहां पे तो गाना लगा दी सब भुला के। मैं एक्चुअली शर्मा भी जाता हूँ ना। बीवी मुझसे पूछती है कि यार चलो मुझे कुछ गाना सुनाए, मुझे शर्मा जाती है, मुझे शर्मा जाता हूँ मैं, यार मैं क्या सुनाऊं यार, मैं तो एक है अंदर नहीं, मेरी बेगम भी अक्सर मुझे कहती है मुझे गाना सुनाओ, मैं फिर एकदम ये शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, मैं भी ये करता हूँ, मैं भी कोई अंदर से एकदम हे से शुरू करता हूँ ना कि अच्छा, फिर वो भी कहती रहने दें आप। अच्छा जी, एक चीज जो मैंने अपने बच्चों से सीखी, बच्चों से सीखी है, हाँ, फादरहुड से सीखी है। वेल, फादरहुड तो इज अ ब्लेसिंग। आई थिंक वो सीखी उस तरह नहीं। आई थिंक मैं थोड़ा सा ना उस मामले में थोड़ा सा सेंसिबल था कि मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे अंदर बहुत पहले से थी। एज ए चाइल्ड भी मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं बिल्कुल भी एज ए चाइल्ड मैं बहुत सिंपथाइज करता था हमेशा अपने पेरेंट्स को, कि यार पेरेंट्स बड़ा मुश्किल से गुजरते हैं और बड़ा मेहनत करते हैं, और पेरेंट्स आपको कोई बोलते हैं कि यार वहाँ नहीं जाना, इधर नहीं जाना, जल्दी वापस आओ, टाइम पे हो, तो मैं बड़ा फील करता था कि यार ये किसी वजह से कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली आर वरिड कि आपका बच्चा कहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, किस जगह पे किसी को उसको कोई चोट ना लग जाए, किन कंपनी में, किस कंपनी के साथ है। मैं हमेशा से बहुत सिंपथाइज करता था अपने पेरेंट्स पे। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर तब से थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा चेंज नहीं आया फादरहुड में मेरे। क्योंकि अक्सर लोगों को ये चीज़ हिट करती कि यार अब मुझे ख्याल आया ना कि जब मेरे माँ बाप मुझे कहते थे कि तो रात को जो है जल्दी वापस आया कर, तो मुझे, लेकिन ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से थी मेरे अंदर। सोशल मीडिया मेरे लिए, सोशल मीडिया इज अ मार्केटिंग टूल। It is a marketing. It's actually a tool to display what I am doing right now. I think मैं जो काम करता हूँ वो मैं सोशल मीडिया पे लगा देता हूँ। I avoid पर्सनल चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया, दो from a business stand point of view that is also very important. You have to give the audience a taste of what you do off screen. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा अवॉइड करूँ। I think I try to keep personal and professional separate. So मेरे लिए सोशल मीडिया is just a प्रोफेशनल टूल। जुनैद खान की लेगेसी क्या है? What do you want to be remembered as? यार मैं चाहता हूँ as somebody who was very hardworking, very dedicated, very passionate, and I am that. I believe in consistency. I believe in hard work. I believe in reinventing yourself or constantly improving yourself individually, physically as well. मेरी हमेशा कोशिश होती रही है कि यार फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँ, एंड आई मेक श्योर आई डू इट। चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी क्यों ना हो। मैं क्रिकेट में घुसा तो फिर मैंने कहा घुस जाओ, और अब मैं खेलता हूँ, सेमी प्रोफेशनली भी खेलता हूँ। अच्छा, वो टेप बॉल वाले हो रहे होते हैं रात को? टेप बॉल नहीं, हार्ड बॉल प्रोफेशनल हार्ड बॉल क्रिकेट। और मैं इतना इसके अंदर घुस चुका हूँ कि मैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 की भी खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, और इंटरनेशनली भी ट्रैवल करता हूँ हमारी सूबेस की टीम्स वगैरह के साथ, उनके साथ मैं वहाँ भी जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मुझे अपने रंग का ख्याल रखना है, लेकिन मैं सन ब्लॉक लगा के उतर जाता हूँ फील्ड में। दिन के मैचेस भी खेलता हूँ गर्मी में, अभी 3 दिन पहले भी मैं खेल के आ रहा हूँ, और मुझे दर्दें भी होती हैं ऑफ कोर्स एट दिस एज। मतलब घर ना जाने के क्या क्या बहाने आपने बना लिए? नहीं, घर में तो टाइम होता है घर जाने का बहुत। आई मेक श्योर कि मैं हर वक्त भी मैं काम नहीं कर रहा होता, ऐसा भी नहीं है। But would you want to be remembered as a singer or a actor? नो, मैं ये चीज़ ऑडियंस पे छोड़ता हूँ कि
what do they want to remember me as? Hmm. Me as an individual, I want to be a constant, to be constantly in that journey. मैं रुकना नहीं चाहता, मैं चलता रहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं अभी ये कर रहा, मुझे इसी पे चलना है, मुझे और क्या करना है, और क्या करना है. आई थिंक मैं मैं उस तरह ड्राइव नहीं करता कि ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोच रही है. अदरवाइज मेरे प्रोफेशनल डिसीजन बहुत डिफरेंट होते हैं. अगर मैं वहाँ से ले रहा होता अपनी डिसीजंस, मुझे एज एन इंडिविजुअल मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, दैट इज़ माई ड्राइविंग फोर्स. माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच. आपने बड़े अच्छे और कुछ मीसने जवाब दिए मगर ज़रूरी है वो भी करना. लेकिन थैंक यू सो मच. मैंने हमेशा मतलब बिकॉज ऑब्वियस बात है मेरे करियर के अंदर जिस तरह हम लोग सारे एक साथ आए, यू ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ दैट जर्नी एंड आई हैव सीन यू ग्रो. Let it be as a singer, and I think one of the best works that you did was, I think I also called you for जब आपने वो गाया था जो पाकिस्तान गाना था. I think that was one of your finest vocal performances. Pakistan Zindabad. Likewise यार, मैं भी इस पॉइंट beautiful song. मैं भी इस पॉइंट पे I would like to appreciate you. Of course I've seen your journey as an actor, as a producer. हम थिएटर में देखते थे, और अब थिएटर में वो जाट एंड बॉन्ड या मौला जाट वाले जो हम कैरेक्टर्स देखते थे, हम बड़ा खुश होते थे. मैं तो उस पॉइंट पे एज अ व्यूअर था, और मैं आता था थिएटर प्लेस देखने भी, और बड़ा खुश होता था, एंजॉय करता था. काफ़ी जो है योर सर्कल के दोस्त मेरे, यू सर्कल के जो तो आपके सर्कल के दोस्त मेरे बड़े दोस्त भी थे. और मैं बड़ा देखता था यार कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्रिएटिवली इतना अच्छा काम कर रहे हैं. एंड देन जब मैं एज अ म्यूजिशियन इंस्पायर हो रहा था, तो मैंने अंडरग्राउंड गिग्स भी देखे हैं, पैराडाइम के, एंटिटी के. और वो अच्छा जब वो दो फर्क बैंड्स थे. हाँ, हम लोग उस टाइम पे मतलब कहते थे ना कि पैसों के लिए नहीं करते थे, जस्ट टू मेक समथिंग एंड ऑल दैट, उसके लिए करते. और मुझे याद है कि एक पॉइंट पे मुझे खुरम भाई के साथ में गया था एक गिग में, और अलहमरा ओपन एयर थिएटर के अंदर ही जैम चल रहा था, उसके अंदर ही पीछे रूम्स में कोई जैम चल रहा था ना. आई विटनेस दैट जैम एंड आई वाज लाइक वाह, ये बड़ा मजेदार काम हो रहा है. No, but my friend, I think और आपका जो गाना, सॉरी कम टू कट यू, वो गाना था जो ईपी का गाना था, जिसमें वो था वो बोल ना 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 ना, ओ फितरत, वो मुझे अभी बड़ा पसंद है गाना. अरे क्या बात है. आई लाइक दैट. भाईजान, आपकी तारीफ आज करनी है. अच्छा, ये मैं आपको भी थोड़ा क्लिप्स बनने चाहिए ना, आपको भी थोड़े से 2-3. नहीं चले, थैंक यू, ये आपका बड़ापन है. मगर मैं हमेशा एज अ सिंगर मैं आपको बहुत एडमायर किया. आई थिंक यू हैव वन ऑफ द बेस्ट रॉक वॉइसेस पाकिस्तान के अंदर. यू संग सम वेरी गुड सॉन्ग्स जो कि हमारे रॉक आइकॉन्स, हमारे वो कह लें कि हॉल ऑफ फेम अगर काश हमारा होता तो उसमें तो वो गाने ज़रूर होते. बट आई वुड लव टू सी यू वर्क फॉर अ फिल्म, नॉट अ टेलीफिल्म, एक प्रॉपर फिल्म. After this, I doubt, but my friend, keep growing. Thank you so much for taking time out. Really appreciate it. Thank you so much. अपना ख्याल रखें, and I would love to see you do a musical. And so musical की होनी चाहिए. अब मैं आइडिया नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो शिफ्ट हो जाता है, मगर आई थिंक यू शुड डू. मैंने एक्चुअली देखे हैं, सॉरी टू एक्सटेंड दिस, बट मैंने एक्चुअली न्यूयॉर्क में बैठा हुआ था और मैंने म्यूजिकल्स देखे. हमारे ह्यू जैकमैन हमारे हॉलीवुड के एक्टर हैं, और वो इतना म्यूजिकल्स करते हैं. हम उनको एज ए वुल्वरीन देखते हैं कि ये वुल्वरीन, लेकिन वो नाच गा रहे होते हैं, और ही लव्स डूइंग इट. एंड आई थिंक यू वुड डू इट वेरी वेल. प्रॉपर म्यूजिकल. Well, I'll take it. Well, let's see. भाईजान, ये आइडिया आपने पहले एक्सक्यूज मी में सुना, आई सुन कॉपीराइट. अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.